हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे सारे टॉपिक से मिलकर। तो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका जो एक्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर, और पोषण एवं स्वास्थ्य पर, क्योंकि ये पोषण और स्वास्थ्य वाला टॉपिक है थोड़ा मतलब हार्ड आ रहा है। ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि थोड़ा इसका लेवल बढ़ के आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेवल बढ़ के आ रहा है, हम उस तरह की तैयारी करेंगे। जैसा भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी कर रखना है और अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी एग्ज़ाम से। अगर आपका एग्ज़ाम आज है तो बिल्कुल बिंदास होके जाइए, बढ़िया मस्त खा पी के और फुल एनर्जी के साथ जाइए। थोड़ा पानी पीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बॉडी के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ही बेनिफिट होगा क्योंकि जो पहली वीडियो मिलेगी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, एकदम आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों को नए नए क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लोग अपना बताते हैं कि इस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताता कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, पर हिंट दे देते हैं कि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं तो अपन उस तरह के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरी स्पीड है तो थोड़ी तेज़ है। तो उसका कारण यही है कि अगर हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो हम 1 घंटे में मात्र 25 या 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आप 25 से 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करना चाहते हैं या 100-150 क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना। तो हम लोगों को अपनी जो इफिशियंसी है उसे बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है जहाँ हम बहुत धीरे धीरे यानी 1 घंटे में 25 से 30 या 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारी स्पीड ऐसी रफ्तार होनी चाहिए, बिल्कुल जैसा एग्जाम की रफ्तार है ना उसी तरह से हमारी भी रफ्तार होनी चाहिए। तो आप सभी लोग, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाती हैं ना वीडियो की, तो बढ़ाने से क्या मतलब है, जब मैं ही आपको थोड़ी तेज़ जल्दी बोल के आपको वो इन्फॉर्मेशन, अगर आप बताइए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल के भी आपको उस MCQ क्वेश्चन है वो सॉल्व करा सकती हूँ। तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर सकती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्षय रोग का उन्मूलन करना है, ध्यान रखना है क्या करना है, क्षय रोग का नियंत्रण करना है। फर्स्ट वैसे तो आपका क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उपयोग सभी है, यानी क्षय रोग पर नियंत्रण भी करना है, क्षय रोग का उन्मूलन भी करना है, बीमारियों का सर्वेक्षण। यानी अगर ये तीसरा है इस वजह से उपयोग सभी नहीं आ रहा है, वैसे ये दोनों होते तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही थे। ठीक है, पर इसमें उपयोग सब अन्य सभी मतलब अन्य सभी में ये आपका तीसरा वाला नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। क्या रहेगा अपना सेकंड। और ये कार्यक्रम कब चला था आपका 1962 में। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली ना एक क्वेश्चन के साथ, 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्या है, कुछ लोगों का बोलना था कि मैम क्वेश्चन का आंसर ना दिखाया करो, तो कोई बात नहीं। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो बताइए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। और ये कब का है, 2005 का है। कब का, 2005 का। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब का है आपका, मिशन जो 2018 का है। ठीक है, सॉरी, इसका मैं आपको चेक करके बताती हूँ इसका क्या है। मैंने पोषण मिशन का 2018 बता दिया। ठीक है, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए आंसर किसका, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो भारत में जो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है किस लिए चलाया जा रहा है, पोलियो मुक्त भारत के लिए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रखना है, पोलियो मुक्त भारत के लिए। और हमने पोलियो को कब उन्मूलन किया, 27 मार्च 2014 को। ठीक है, और लास्ट इसका मामला 2011 में आया था। कहाँ पर, आपका पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है ये भी आपको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसका उद्देश्य क्या है बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास है इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य के आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करना क्या है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आयुष्मान जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना। ठीक है, क्या है, मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ध्यान रखना है। और आयुष्मान भारत योजना कब की है, 2018 की है, 23 सितंबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए, स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
आपके सामने ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार और विकास करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने प्रश्न है और उसके आंसर भी आपके सामने है, तो आप लोग इनमें से ऑप्शन में से चेक करके बताइए इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, यानी एड्स का नियंत्रण और रोकथाम। ठीक है। और जो आपका एड्स दिवस मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ऑपरेशन सूर्य, जो आपका सूरज धारा योजना है, वो आपकी एड्स के लिए, एड्स के रोकथाम के लिए है। और ये कहाँ पर चल रही है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर ये योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शिशु पोषण अभियान है उसका उद्देश्य क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी शिशु पोषण में सुधार करना, जो बच्चे का पोषण होता है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आयुष्मान भारत योजना के तहत किन लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो बताइए कौन से लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय वृद्धजन कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो राष्ट्रीय वृद्धजन कल्याण योजना है इसका उद्देश्य क्या है, बताइए ऑप्शन में कौन सा प्रश्न का इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20, वृद्धि नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक विकास में प्रमुख भूमिका कौन सी होती है। तो बताइए आप लोग कि जो शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है। तो 4 ऑप्शन है, इनका आंसर क्या होगा। तो न्यूट्रिशन, यानी बच्चे के लिए न्यूट्रिशन बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, यानी संतुलन भोजन नहीं मिलेगा, संतुलन भोजन यानी आपके भोजन में क्या हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, तो वे बच्चे के लिए पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा, परिवार का वातावरण, यानी मानसिक विकास यहीं से बच्चे का डिसाइड होता है। सबसे पहला जो प्राथमिक स्कूल बच्चे का होता है, प्राथमिक शिक्षा जहाँ से बच्चा सीखता है वो आपका परिवार होता है। तो परिवार में जैसा माहौल रहेगा बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। मस्तिष्क का विकास आपका जन्म से पहले, मतलब 2 वर्ष के अंदर हो जाता है। ध्यान रखना है, जन्म के 2 वर्ष के अंतर्गत आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों में शारीरिक विकास के दौरान कौन सा परिवर्तन सबसे पहले होता है, मतलब बताइए सबसे पहले कौन सा परिवर्तन इसमें होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि हमें 3 घंटे में 180 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट भी हमारे पास नहीं है, उसी तरह से हमें आंसर भी टिक करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने ऊपर देखा, अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर की लंबाई में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले विकसित होता है। तो बताइए इनमें सबसे पहले बच्चों में क्या होता है। सबसे पहले बच्चा क्या सीख जाता है, भाषा का विकास, यानी वो रोना सीख जाता है। भाषा एक तरह की होती है, तो भाषा का विकास बच्चा सबसे पहले सीख जाता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में शारीरिक विकास में गॉस मोटर स्किल का क्या मतलब है। जो गॉस मोटर स्किल होती है उसका क्या मतलब है बच्चे के शारीरिक विकास में। आप लोगों ने बाल विकास पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बड़े अंगों का नियंत्रण करना, गॉस मोटर स्किल का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि बच्चों में मानसिक विकास में कॉग्निटिव विकास का क्या मतलब है। जो मानसिक विकास है और कॉग्निटिव विकास का क्या मतलब है, आपके सामने ऑप्शन है और आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर है जानकारी और सोचने की क्षमता का विकास करना। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको एक ही ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। विटामिन ए है, वो आपका कहाँ पर है, सूरज की रोशनी से हमें प्राप्त होता है विटामिन ए, परंतु इसकी मैकेनिज्म है कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, वो आपको बताई जाएगी। बच्चों के मानसिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। बताइए कौन सा विकास जो मानसिक कारक है बच्चे के विकास के लिए, मतलब जो मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा कारक है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्या, उपयुक्त सभी। चाहे आपकी पर्याप्त नींद भी जरूरी है, बच्चों से जुड़ा मतलब बड़ों से जुड़ाव और बातचीत भी जरूरी है, खेल और शारीरिक गतिविधियाँ भी जरूरी है। तो इस प्रकार बच्चे का मानसिक विकास आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो बताइए कौन सी बात सही है। तो इसमें आपका
आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के आंसर सही हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, शारीरिक और मानसिक विकास समान रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्या गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए महिलाओं के शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है, मतलब जो प्रसव के समय, मतलब जब बच्चा मतलब डिलीवरी होती है, बाहर आता है, उसके समय जो गर्भवती महिला के शरीर में कौन सा प्रमुख परिवर्तन होता है प्रसव के समय। तो बताइए, आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लिया आपने, गर्भाशय के संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रसव के दौरान महिलाओं का रक्तस्राव किस कारण होता है। तो महिलाओं में जो रक्तस्राव होता है वो किस कारण होता है, वो आपका ऑप्शन क्या है, सी है, यानी प्रसव के दौरान गर्भाशय की दीवार क्या होती है, फट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं का रक्तदाब आमतौर पर कैसा होता है। तो बताइए, गर्भवती महिला का जो रक्तदाब है वो कैसा रहता है, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है प्रसव के दौरान। तो इसके दौरान तो आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि उस समय महिला को पीड़ा बहुत अधिक हो रही है। ठीक है, प्रसव के दौरान किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जो संकुचन को प्रेरित करता है। तो बताइए कौन सा हार्मोन है जिसका स्तर प्रसव के समय बढ़ जाता है। तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सी थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसका स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान गर्भवती महिला में शारीरिक तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो शारीरिक तापमान में क्या होता है आप सभी बताइए, तापमान बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तापमान बढ़ रहा है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपका तापमान भी क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, प्रसव के दौरान किस अंग में सबसे अधिक परिवर्तन आता है। तो आपका क्या सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो आप सभी बताइए। तो गर्भाशय में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में आपको ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते ही मिलेंगे, पर दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें थोड़ा अच्छे से केयरफुल होकर पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में किस प्रकार की सूजन हो सकती है। तो बताइए किस प्रकार की सूजन हो सकती है। पैरों को टखनों में सूजन हो सकती है, हाथों में सूजन, चेहरे पे सूजन, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रसव के दौरान गर्भवती महिला को दर्द की अनुभूति क्यों होती है। तो बताइए, जो प्रसव के दौरान गर्भवती महिला होती है उसमें दर्द की अनुभूति क्यों हो रही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे पास ऑप्शन है, तो उसका आंसर है गर्भाशय का जो गर्भाशय है उसका संकुचन, यानी ऊपर से संकुचित होगा और फिर नीचे से उसका फैलाव होगा, तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा, है ना। प्रसव के बाद गर्भवती महिला के शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो प्रसव के दौरान गर्भवती महिला में ये सभी परिवर्तन दिखते हैं, गर्भाशय का सिकुड़ना, दूध का उत्पादन बढ़ना, हार्मोनल परिवर्तन, ये सभी महिला में होते हैं। प्रसव के दौरान गर्भवती महिला में कौन सा संकेत होता है कि प्रसव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कौन सा संकेत बताता है कि आपकी प्रसव प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमित गर्भाशय का संकुचन, यानी गर्भाशय हर घंटे पे आपका सिकुड़ेगा, बाहर होगा, सिकुड़ेगा, फिर आपका ऊपर यानी पंप की तरह काम करेगा, क्योंकि बच्चा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर से सिकुड़ेगा, बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है जब 8 घंटे महिला को पीड़ा होती है, जब सेकंड डिलीवरी में 4 घंटे पीड़ा होती है। ठीक है, ध्यान रखना है 8 और 4 घंटे को। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में सबसे पहले किस हार्मोन का स्तर बढ़ता है। तो बताइए कौन सा हार्मोन है जिसका स्तर गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, HCG आ सकता है ऑप्शन में, तो दोनों चीज़ें याद रखना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए, गर्भावस्था में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये हार्मोन क्या करता है आपका, बताइए। ऑप्शन ये आपके सामने है चारों, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय की दीवारों को मोटा करना और गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। ये क्या है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो बताइए कौन सा हार्मोन है जो दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। बताइए एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है आपके शरीर में। तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग आंसर कीजिए और बिल्कुल बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी गर्भावस्था में संकुचन को रोकता है। ध्यान रखना ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, स्तन की ग्रंथियों को तैयार करता है और गर्भाशय में रक्त प्रवाह को क्या बढ़ाता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है। रिलैक्सिन क्या कर सकता है आप बताइए।
ये ऑप्शन नंबर डी यानी गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देता है, गर्भाशय के विस्तार में मदद करता है या सोनी क्षेत्र में लचीलेपन को बढ़ाता है। तो सभी कार्य आपका क्या करता है, रिलैक्सेशन हार्मोन करता है। इसी के कारण जो आपकी डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो पाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी जो योनि मार्ग है उसको चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा क्या है बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन क्रायोनिक सोमेटोमॉर्फिक जो हार्मोन है आपका, जो ह्यूमन क्रायोनिक सोमेटोमेटोरोपिन एससीसी जिसे एससीएस हार्मोन का क्या कार्य होता है। एक मिनट रुको, चलो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी भ्रूण की वृद्धि में एससीजी हार्मोन है वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, याद रखना है, संकुचन ऊपर से प्रेशर देने का काम क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है एससीजी यानी गर्भाशय में एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है बताइए सभी, यानी गर्भावस्था को बनाए रखना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का उत्पादन सृजित करना और भ्रूण के विकास में सहायक होना। ये आपका उपयुक्त सभी आंसर है। तो आप सभी को अच्छे कोई प्रश्न लग रहे होंगे। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा खांसी मेरे को आ रही है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। गर्भावस्था के दौरान शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर किस कारण से होता है, तो बताइए थायराइड जो हार्मोन है उसका स्तर किस कारण से बढ़ता है, तो वो कौन सा कारण है जिससे बढ़ सकता है। तो आप सभी बताइए, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, गर्भावस्था में कोर्टिसोल हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना। ठीक है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना कोर्टिसोल जो हार्मोन है उसका कार्य है। कुछ विटामिन से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और पेटलाग्रा जो रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होता है, हड्डियों का मरोड़ जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। तो याद रखना है सारे रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें कौन सा है, रिकेट्स, बच्चों की हड्डियां वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं इस रोग के कारण। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको भली भी आपको आ रहे होंगे, परंतु ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा हड़बड़ाहट में क्या होता है, गलत कर जाता है। ठीक है, तो बेरी रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम थाइमिन है। ठीक है, ध्यान रखना है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका पेलाग्रा नाम का रोग होता है, और नियासिन इसका क्या है, रासायनिक नाम है। विटामिन ए की प्रमुख सोर्स क्या हैं, तो आपके फर्स्ट है हरी सब्जियां, गाजर, अंडे हैं, विटामिन ए का प्रमुख सोर्स है। विटामिन सी का जो प्रमुख सोर्स क्या है, तो बताइए विटामिन सी क्या होता है, जिनमें सिट्रिक फल होते हैं, तो इसमें कौन सा है जो आपके खट्टे फल से संबंधित है, नींबू, संतरा, टमाटर है जहाँ विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन डी का प्रमुख सोर्स क्या है, विटामिन डी आपको पता है सूरज की रोशनी से बनती है, तो सबसे पहला ऑप्शन ही ये आपका सही हो जाएगा, सूरज की रोशनी मछली, अंडे में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B12 जी को अपन ने बाकी बीमारी पढ़ा क्या नहीं, एनीमिया, तो एनीमिया B12 के कारण होता है। V6 और V9 ये 3 विटामिन है, इनके कारण क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है आपका, साइना कोवालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, प्रश्न भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसी को डीप कहते हैं कि आपको ऊपर से पता है पर अंदर का पता है या नहीं। ठीक है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत हैं और इसके बारे में जान लीजिए। आप ऑप्शन देखिए, जब तक ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई को इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, नपुंसक हो जाते हैं, पुरुष और महिला बांझ हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी तेल, बादाम, सूरजमुखी के बीज क्या है, विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। कुछ बच्चों से संबंधित अपन देख लेते हैं। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो कुपोषण जो अब आ रहा है ना चैप्टर आपके पेपर में, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो प्रोटीन है बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। किस पोषक तत्व
की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। बताइए कौन सा पोषक तत्व है जिससे बच्चे में रिकेट्स हो सकता है? तो विटामिन डी। ठीक है, ध्यान रखना है, डी से होता है। और प्रोटीन से संबंधित 2 बीमारियां आपकी होती हैं, मरासमस, एक क्वासी योरकर नामक बीमारी होती है। ठीक है, ये कमी से होती है, ये आपकी अधिकता से होती है। ठीक है, किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में एनीमिया हो जाता है? तो बच्चों में जो एनीमिया होता है वो किस कमी से होता है? बताइए, बच्चों में एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होती है, तो आयरन की कमी से होता है। और एनीमिया आपका बच्चे में खून की कमी को बताता है कि हीमोग्लोबिन स्तर लड़कियों में 12 से कम है, सबसे ज़्यादा लड़कियों में ही आपका एनीमिया देखने को मिलता है। और आपका एक सिकल सेल एनीमिया होता है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, आपने पढ़ा होगा, एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें आपका क्या होता है, जो आरबीसी होती हैं, क्या आरबीसी, इसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो आकार गोल होता है वो हंसिए के आकार का हो जाता है। इसके उन्मूलन के लिए हम 19 जून को क्या बनाते हैं? एनीमिया उन्मूलन दिवस, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस 19 जून को मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे कब तक समाप्त करना है? सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक। तो ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। बच्चों की शारीरिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए ज़रूरी है? तो बताइए कौन सा पोषक तत्व है हड्डियों और दांतों के लिए निर्माण के लिए जरूर? कैल्शियम और साथ में फास्फोरस। ठीक है, ये आपके क्या है, हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? तो मानसिक विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है? तो कुपोषण के रोकने के लिए बताइए कौन सी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है और आप सभी बताते हैं इसका आंसर फर्स्ट, यानी पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बच्चों को दिया जाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास में सहायक पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, संतुलित आहार द्वारा, केवल पूरक आहार देना, केवल फल और सब्जियों के खाने से, केवल दवाइयों के सेवन से। बताइए क्या है इसका आंसर? ए संतुलित आहार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा प्रणाली के किस प्रकार की शारीरिक विकास कार्यक्रम को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक शिक्षा और खेल। नेक्स्ट क्या है, बच्चों की शिक्षा में मानसिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? तो बताइए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? मानसिक विकास की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक आपका पोषक तत्व है, मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर के विकास में सहायक पोषक तत्वों की प्रणाली में क्या महत्व होता है? तो ऑप्शन क्या है इसका? आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा भी दिखा देती हूँ, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। चलो, इसका फर्स्ट है, बच्चों के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना और सही आहार को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से संबंधित संक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो आपके सभी हैं, बैक्टीरिया, फंगस और आपका वायरल, तीनों हैं। टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? तो आपका टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन कीजिए, टाइफाइड किससे होता है वो भी बताना है आपको। तो ये है एक संक्रामक रोग और बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो आप सभी बताइए, सबको पता है, जग जाहिर है कि मलेरिया रोग है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है? तो पोलियो रोग एक आपका कैसा रोग है? बताइए, बैक्टीरियल है, वायरस है, फंगस है, मानसिक है, किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर क्या है? वायरल रोग है। ठीक है, हैजा का मुख्य कारण क्या है? हैजा कहाँ से फैलता है? आपको हवा से, दूषित से, मच्छर से, बैक्टीरिया से। ये दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से आपको हैजा फैलता है। ठीक, और ये क्वेश्चन कहते हैं कैसे पूछा गया था कि वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो आपका यही था ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो हाथों की स्वच्छता और टीकाकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संक्रामक रोगों से बचने के लिए। एड्स का कारण क्या है? तो आपको पता है एड्स का कारण क्या है, आपने पढ़ा होगा HIV वायरस से होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, उसके कारण एड्स आपको होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? जो बर्ड फ्लू है वो किससे संबंधित है? बताइए, आंसर में आपको आंसर टिक करना है और ये है आपका फर्स्ट, यानी पक्षियों से संबंधित है। तो आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और नए नए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को मज़ा आ रहा है तो आप लोग को कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। तो ठीक है, सर्दी और खांसी के सामान्य लक्षण किस प्रकार के होते हैं? तो बताइए किस प्रकार के सर्दी और खांसी के लक्षण होते हैं? तो आंसर आपका क्या है? वायरल संक्रमण द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्या है,
संक्रामक रोगों से बचाव के लिए किस प्रकार की स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है? तो बताइए जो संक्रामक रोग होते हैं उनके बचाव के लिए किस प्रकार की स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका क्या है? उपयुक्त सभी व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, इन सभी को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ एक्ट्स हैं उनसे संबंधित हम 20 लगभग क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम में घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है? जो घरेलू हिंसा है उसका क्या अर्थ है? तो बताइए घरेलू हिंसा में घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या है? मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा है। और ये एक्ट आपका 2005 का जैसा कि दिख रहा है और लागू ये 2006 में हुआ था। ध्यान रखना है इसमें आपकी कितनी 37 धारा हैं और 5 अध्याय हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस व्यक्ति को हिंसा का शिकार माना जा सकता है? केवल पत्नी या केवल पत्नी को, पत्नी, महिला सदस्य, बच्चों को, पुरुषों को भी, केवल बच्चों को नहीं, पत्नी और महिला सदस्य बच्चों को आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत शिकार माना जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को किस प्रकार की सुरक्षा मिलती है? तो बताइए महिलाओं को जो किस प्रकार की सुरक्षा मिलती है? तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों सुरक्षा है महिलाओं को प्रदान की जाती है। दहेज प्रतिशत अधिनियम से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि आपके दहेज प्रतिशत अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए दहेज प्रतिशत अधिनियम आपका कब पारित हुआ? तो ये दहेज प्रतिशत अधिनियम है 1961 में पारित हुआ। आपको ध्यान रखना है क्या? 1961। और ये आपका लागू कब हुआ? जुलाई 1961, वो भी 1 जुलाई को, ठीक है। इसमें कितनी धाराएं? 10 धाराएं हैं और दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना किस श्रेणी में आता है? तो अपराध की श्रेणी में है। दहेज लेना हो चाहे देना हो, दोनों चीज़ें अपराध की श्रेणी में। दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत दहेज के अपराधियों को कितनी सजा हो सकती है? तो अधिकतम सजा की बात कर रहे हैं, ये आपकी 5 साल और जुर्माना की बात है। ये धारा आपको 3 में ये सजा प्रदान की गई है, दहेज लेने और देने के लिए 5 साल की सजा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रश्न है आपके। शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताइए कब? 2010। मैंने आपको ऊपर बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को लागू किया गया था और 1 अप्रैल को किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है क्या? 1 अप्रैल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए? तो बताइए कितने बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की मिलना चाहिए? 6 से 14 साल के बच्चों को। ध्यान रखना है, 6 से 14 साल के बच्चों को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई स्कूल शुल्क लेता है तो यह किसे रोकता है? सभी स्कूलों को, ठीक है। संपत्ति का अधिकार से भारतीय महिला के संपत्ति का अधिकार को लेकर कौन सा कानून बना है? तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956, जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत संपत्ति का अधिकार है? तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। किसका? बराबरी का अधिकार, ठीक है। बाल विवाह से संबंधित प्रश्न है अपने। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो बालिकाओं की 18, और अगर बालक पूछा जाता तो 21 साल होता। और ये बताइए कि जो शारदा एक्ट था आपका 1929 का, इसमें कितनी वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी बालिकाओं की? ध्यान अच्छे से आप आंसर कीजिएगा इसका। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल किसी व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में व्यक्ति को कितनी सजा होगी? तो आंसर आपको बताना है, इसका आंसर है 5 साल की सजा। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत गरीबों को सस्ते दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? तो 67% लोगों को। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किस प्रकार के खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है? तो चावल, गेहूं और चीनी भी आपकी वितरित की जाती है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, या प्रोटेक्शन है या प्रिवेंशन है? फर्स्ट ऑप्शन आपने पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ठीक है। ये कब का एक्ट है आपका? 2012 का। इसके 2012 लिखा है। इसके 1 साल बाद महिला कोष की स्थापना की गई थी 2013 में, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के यौन अपराधों के मामले में अधिकतम सजा हो सकती है? बताइए कितनी हो सकती है? अधिकतम सजा तो आपकी देखो, बच्चों के मामले में मृत्यु दंड हो सकता है पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है, मृत्यु दंड और उम्र कैद।
ठीक है, ऑप्शन में गलत दिया है। बच्चों से संबंधित कुछ कानून है, किस कानून के तहत बच्चों को काम करने से रोका जाता है? तो बताइए, बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम है आपका, इसके तहत क्या है, बच्चों को काम करने से रोका जाता है। यानी बच्चों को काम कराना एक तरह का क्या है, अपराध है। पर उसमें भी आपका कुछ निर्धारित किया है कि किस तरह का काम बच्चे कर सकते हैं, यानी घरेलू काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर वो अपने उनके स्कूल टाइम में नहीं होना चाहिए। ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम, किशोर की उम्र क्या निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। पर WHO के द्वारा जो किशोर की उम्र निर्धारित की है तो 19 साल, 12 से 19 साल है, वो किशोर की न्याय निर्धारित की है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या प्रावधान है? तो बताइए, बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब कुपोषण से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो असंतुलित आहार और पोषक तत्वों की कमी क्या है, कुपोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, कुपोषण से प्रभावित होने वाले मुख्य अंग कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क और दिल है, कुपोषण से प्रभावित होता है। कुपोषण के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ये दोनों तो कुपोषण के कारण होंगे ही नहीं। आपका रिकेट्स यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा कुपोषण के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, कुपोषण के कारण बच्चों में कौन सी स्थिति विकसित हो सकती है? तो बताइए, बच्चों में कौन सी स्थिति है वो कुपोषण के कारण विकसित हो सकती है? विकास में मंदी और शारीरिक कमजोरी हो सकती है बच्चों को कुपोषण के कारण। नेक्स्ट क्या है, कुपोषण के कारण किस प्रकार की मानसिक समस्या हो सकती है? तो बताइए, कौन सी मानसिक समस्या कुपोषण के कारण बच्चों में हो सकती है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास में बाधा और समझ में कमी हो सकती है। नेक्स्ट है, कुपोषण से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिए। और ये है संतुलित और पौष्टिक आहार लेना। ठीक है। नेक्स्ट है, कुपोषण का सबसे सामान्य संकेत क्या हो सकता है? तो क्या सबसे सामान्य संकेत आपको कुपोषण का सबसे पहले दिखेगा? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है त्वचा का रंग में बदलाव, कमजोरी। कुपोषित बच्चे क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं, और वो कमजोरी यानी कमजोरी होती है, वो काम नहीं कर पाते हैं, और वीकनेस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और किसी का पेट बाहर निकला हुआ है, जैसे आपने कुपोषित बच्चे देखे होंगे। तो कुपोषण की स्थिति के में शरीर की किस प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है? तो बताइए, कौन सा प्रणाली है जिसमें शरीर के प्रभाव पड़ता है? तो ये शरीर की समग्र प्रणाली पर प्रभावित करता है। कुपोषित बच्चे ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं, उनका शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, कुपोषण से बचने के लिए बच्चों के आहार में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होना चाहिए? तो प्रोटीन और विटामिन कुपोषण से बचने के लिए बच्चे के आहार में होना चाहिए। वैसे तो सारी विटामिन होनी चाहिए, परंतु ये इंपॉर्टेंट है। कुपोषण के कारण शरीर में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो बताइए, जो कुपोषण है उसके कारण शरीर में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर वैसे तो फर्स्ट है इसका आंसर, वजन का कम होना, शारीरिक विकास में रुकावट होना, ये कुपोषण के कारण आपको हो सकता है। अब हमने जितने भी यानी 150 के समथिंग हमने क्वेश्चन की हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही हमने सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं। हर टॉपिक से संबंधित आपके पुराने क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पता है टॉपिक वाइज भी पुराने क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके 2017 में पेपर हुआ था ना उसका। जैसे आपका फर्स्ट आपका प्रबंधकीय गुण हो गया, पोषण स्वास्थ्य होगा, शिशु होगा, देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित हो गया, और आपके एक्ट और अधिनियम अधिकार वाले जो पोर्शन है वहाँ से मैंने आपको पूरा सेपरेट आपको प्रोवाइड कराया है 1-2 वीडियो में। यानी आपका प्रबंधन का अलग मिल जाएगा आपको एक वीडियो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, पुराने क्वेश्चन को भी देख सकते हो। जिनका पेपर अभी अप्रैल में है, तो वो पुराने क्वेश्चन को एक बार टॉपिक वाइज दे के आए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम का तो हमें नहीं पता है कि कैसा हो रहा है, जो दे के आए वही अपना बता रहा है, परंतु जो पुराने पेपर अपना एक बोलते हैं ना कि आईना होता है किसी भी एग्जाम को समझ लिए कि उसका सिलेबस दूसरा क्या होता है, पुराने पेपर। तो दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से रीड आउट करना है और उन पर ध्यान देना है। और वीडियो लंबी हो रही है ये नहीं देखना है कि 20 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो है, परंतु अपन को क्या हमें इससे कुछ मिल रहा है ये देखना है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, एग्जाम निकालना। एग्जाम के लिए एक रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार प्रश्न हमें उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अपन को अच्छे से पढ़ना है। और जिनका एग्ज़ाम आज है यानी 21 मार्च को, मॉर्निंग वाले तो शायद चले गए होंगे एग्ज़ाम देने, जो दोपहर वाले शिफ्ट के एग्ज़ाम जो होगा, तो उनके एग्ज़ाम के लिए उनको ऑल द बेस्ट। जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है, आप अच्छे से अपना पेपर बिल्कुल रिलैक्स माइंड में दीजिए, और बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि अगर लोड लोगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे का आप गलत करके आओगे जो आपको आ रहे हैं। ठीक है,
तो अपन को अगर कोई रिव्यू में कह रहा है कि उसके 170 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, अपन को उनके रिव्यू से कोई मतलब नहीं है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, बस उनने क्या बताया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर किसी के भी ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं, हमें तो अपने नंबर से मतलब है, किसी के नंबर से हमें क्या मतलब है ना। तो हमें अपना नंबर अच्छे लेके आना है, वहाँ पर जाके किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है, बिल्कुल कूल माइंड से बैठना है, बिल्कुल शांत बैठना है और बिल्कुल एकदम जिसको आप मानते हो, भगवान को, अल्लाह को या फिर गॉड को, तो आप उनका ध्यान कीजिए 1 से 2 मिनट और आप आंखें बंद करके सा और फिर अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। इससे क्या है, आपको थोड़ा रिलैक्स है। आप जिसको भी मानते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत। आपका दिन आज का शुभ हो।